तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, द बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी और जीन्स एंड डिफरेंशिएशन, कि आखिर होता क्या है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अब आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वो नया टॉपिक क्या है, द न्यू टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस, या फिर क्या कह सकते हैं हम, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, गैमेटोजेनेसिस। क्या टर्म हमें क्या समझा रहा है, व्हाट गैमेटोजेनेसिस टर्म सजेस्ट अस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो टर्म्स है थोड़े, पहला है गैमेट्स एंड दूसरा है जेनेसिस, है ना। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना या फिर बनाना, ओके, प्रोडक्शन बोल सकते हैं हम एक तरीके से। बट गैमेट्स का क्या मतलब है, व्हाट आर द गैमेट्स। गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि ऐसी सेल्स जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। ओके, दैट मीन्स कि एक नई बॉडी या एक नए चाइल्ड या फिर एक नए जायगोट का निर्माण करती है, वो क्या कहलाती है, गैमेट्स, और वो और रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब दो क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में। पहला क्वेश्चन तो क्या है कि भाई आखिर ये गैमेट्स जो है वो नॉर्मल सेल्स से कैसे अलग है, कि क्या फर्क है नॉर्मल सेल्स और एक गैमेटिक सेल के अंदर, है ना। तो नॉर्मल सेल्स जो हमारे पास में होती है, नॉर्मल सेल्स का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि बॉडी की कोई भी सेल ले लो, चाहे स्किन सेल ले लो, हेयर सेल ले लो, कोई सी सेल ले लो, अगर हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं तो नॉर्मल सेल इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या मतलब है डिप्लॉयड का, जबकि जो गैमेटिक सेल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, गैमेटिक सेल्स आर हैप्लॉयड। अब यहां से हमारे पास में एक और क्वेश्चन आ गया, क्या कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में क्या फर्क है। डिप्लॉयड वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की कॉपी पाई जाती है, दैट मीन्स देयर आर 2 सेट्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। कैसे, माना मेरे पास 23 क्रोमोसोम्स है, अलग अलग 23 क्रोमोसोम्स है। ओके, दैट मीन्स कि माना मैं अपने फर्स्ट क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, और अगर मैं फर्स्ट क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं तो मेरे पास डिप्लॉयड सेल के अंदर पहला जो क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम है, उसी की सेम एक और कॉपी पाई जाएगी। अगर मैं कहूं मेरे पास सेकंड क्रोमोसोम है तो उस सेकंड क्रोमोसोम की भी मेरे पास 2 कॉपीज पाई जाएंगी। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, दैट मीन्स कि जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, अगर मैं डिप्लॉयड सेल की बात करता हूं तो डिप्लॉयड सेल के अंदर हमेशा एंड हमेशा क्रोमोसोम्स की कॉपीज प्रेजेंट होगी। इसका मतलब अगर मैं एक डिप्लॉयड सेल की बात करता हूं तो वहां 23 क्रोमोसोम्स के साथ में 23 और क्रोमोसोम्स होंगे जो कि सेम कॉपी होंगे किसके, पहले वाले 23 क्रोमोसोम्स की, एंड टोटल क्रोमोसोम अपने पास में 46 मिलेंगे। किसके अंदर, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर, जो कि नॉर्मल सेल होती है हमारे पास। ओके, बट फॉर अ चेंज अगर हम गैमेटिक सेल्स की बात करें तो गैमेटिक सेल्स हैप्लॉयड सेल्स होती है, दैट मीन्स कि उनके पास में केवल एक ही सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट मीन्स उनके पास में सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसकी कोई भी कॉपी नहीं पाई जाएगी। ऐसा नहीं है, अब कई लोग क्या समझते हैं कि जो हैप्लॉयड सेल है उस हैप्लॉयड सेल के अंदर 1 सेल इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। क्यों, मैंने कहा है ओनली 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, दैट मीन्स कि एक ऐसी सेल जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं वो कहलाएगी गैमेटिक सेल। 23 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के लिए। ओके, माना अगर हम किसी और स्पीसीज या किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पर्टिकुलर सेल के अंदर एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी ही प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर 2 कॉपीज प्रेजेंट हुई दैट मींस
वो सेल जो होगी वो डिप्लॉयड सेल के अंदर आ जाएगी। बट एक डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में कब कन्वर्ट होती है? जब उसके अंदर से एक सेट ऑफ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम रिमूव हो जाए और केवल एक सिंगल क्रोमोसोम से प्रेजेंट हो। पहला क्रोमोसोम एक बार, दूसरा क्रोमोसोम एक बार, तीसरा क्रोमोसोम एक बार, चौथा क्रोमोसोम एक बार, पांचवा क्रोमोसोम एक बार। इस तरीके से करते करते 23 क्रोमोसोम्स केवल एक बार प्रेजेंट होंगे, तो वो होगा क्या? हैप्लॉइड सेल। बट अगर मैं डिप्लॉयड सेल की बात करता हूं तो पहला क्रोमोसोम 2 बार, दूसरा क्रोमोसोम भी 2 बार, तीसरा क्रोमोसोम भी 2 बार, चौथा क्रोमोसोम भी 2 बार। इस तरीके से हर एक क्रोमोसोम की एक और कॉपी प्रेजेंट होगी एक डिप्लॉयड सेल के अंदर। समझ में आया बात? क्या फर्क है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के अंदर? समझ में आई बात? चलो बना लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैं मिटा देता हूं। अब सेकंड थिंग क्या है? गैमेट्स के नाम से सेकंड थिंग क्या है कि गैमेट्स बनते कैसे हैं? हाउ गैमेट्स फॉर्म्स? गैमेट्स कैसे बनेंगे बताओ, बोलो बोलो। गैमेट्स जो होते हैं हमें पता है एक हैप्लॉइड सेल है और हैप्लॉइड सेल्स हमेशा एंड हमेशा डिप्लॉइड सेल्स से ही बनती है। दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक टाइप के डिप्लॉइड सेल्स होंगी, उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिनकी वजह से हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्या चेंजेस होंगे? वो चेंजेस है मियोसिस नाम की एक स्टेप, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। किसी भी अगर डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, दैट इज अ सेल डिवीजन स्टेप। अगर ये दोनों सेल डिवीजन स्टेप इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है तो एक डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत? अभी हम मियोसिस एंड माइटोसिस में डीप में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम जेनेटिक्स के अंदर वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस है गैमेटोजेनेसिस की स्टेप के अंदर, तो हम वो प्रेफर करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो मैं मेरा ये मोटिव ये था कि ताकि तुम्हें बता सकूं कि एक हैप्लॉइड सेल और एक डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या फर्क है। ओके, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल से बनी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हैप्लॉइड सेल्स हैं या फिर जो गैमेट्स हैं, वो गैमेट्स इसकी किसी प्रिकर्सर सेल से बने होंगे, प्रिकर्सर सेल से बने होंगे। दैट मीन्स कि एक ऐसी सेल होगी जो सेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफाइड होंगी, है ना। क्योंकि मैंने कहा था जितनी भी डिफरेंशिएशन होता है सेल्स के अंदर वो सारा का सारा पहले किसी और सेल से मिलते हैं। दैट मीन्स कि एक सिंगल लीनिएज होता है सेल का, उस लीनिएज से फिर अलग अलग स्पेसिफिक टाइप की सेल्स बनती हैं, है ना। और फिर उन स्पेसिफिक से और ब्रांचिंग होती है सेल्स की, यही होता है हर एक सेल के अंदर। और ये प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन एंड कमिटमेंट आते हैं। ओके, स्पेसिफिकेशन एंड कमिटमेंट हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि डेवलपमेंट बायोलॉजी का ही है। अभी हमको बस इतना ध्यान रखना है कि एक गैमेट जो है वो एक प्रिकर्सर सेल से बनता है। ओके, जिनको क्या बोला जाता है? इनको बोलता है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। ओके, दूसरी बात, गैमेट सेल्स जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है। पहली तो है क्या? स्पर्म, एंड दूसरा है एग, है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि एक गैमेट्स को कैसे पता कि मुझे एग में कन्वर्ट होना है या मुझे स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना है। दैट मीन्स कि एक गैमेटिक सेल्स जो है वो स्पर्म सेल के अंदर और एग सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अब कैसे कन्वर्ट होंगे बताओ? तो एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल, ध्यान सुना मेरी बात, एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल या एक प्रिकर्सर सेल या फिर एक गैमेटिक सेल कभी भी खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकती कि उसे स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना है या उसे एग के अंदर कन्वर्ट होना है।
ये डिसाइड करने का काम कौन करता है, बना लीजिए एक बार। चलो, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि एक पर्टिकुलर प्रिकर्सर सेल या फिर एक गैमेट को कैसे पता कि उसे स्पर्म सेल के अंदर कन्वर्ट होना है या उसे एग के अंदर कन्वर्ट होना है। तो ये कभी भी एक गैमेट खुद से डिसाइड नहीं कर सकता। एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जब गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट होती है तो ये सेल्स सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है किसके, डिसीजन लेने के लिए। दैट मीन्स कि एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो है वो कभी भी खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकती तो अब वो क्या करेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, तो वो डिपेंड होगी बाइपोटेंशियल गोनैड के ऊपर। ये रहा बाइपोटेंशियल गोनैड। और ये बाइपोटेंशियल गोनैड कहां प्रेजेंट है, ये बाइपोटेंशियल गोनैड प्रेजेंट है एम्ब्रियो के अंदर। सोचो, मतलब एक क्रोनोलॉजी दिमाग में लाओ ना, इतना क्या बोलते हैं हम, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्रोनोलॉजी लाओ, दैट मीन्स कि एक फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, एक मेल एंड फीमेल ने आपस में फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद में मेल से आया मान लो एक्स क्रोमोसोम, और सॉरी मेल से आया मान लो एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल से भी एक्स क्रोमोसोम आया सेकंड, और दोनों गैमेट्स फ्यूज हुए। और जब दोनों गैमेट्स फ्यूज हुए तो फ्यूज होने के बाद में एक एम्ब्रियो बना, है ना। और उसी एम्ब्रियो की कुछ सेल्स ने आपस में मिलकर एक गोनैड का फॉर्मेशन किया। आई बात समझ में। अभी तक ये गोनैड शुरुआत में अर्ली स्टेज में है और तब तक इसको पता नहीं है कि इसको टेस्टिस फॉर्मेशन करना है या ओवरी। अभी इसके दोनों फेट जिंदा हैं, तो इसको कहा जाता है बाइपोटेंशियल गोनैड, ठीक है। इस बाइपोटेंशियल गोनैड की स्थिति कहां है, दैट मींस कि ये एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है। क्रोनोलॉजी को वापस से स्टार्ट करते हुए हम वही पहुंचते हैं जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, और माना कि एक क्रोमोसोम एक्स था और दूसरा क्रोमोसोम वाई, और जब एक क्रोमोसोम एक्स और दूसरा क्रोमोसोम वाई हुआ तब भी क्या सेम, तब भी क्या एम्ब्रियो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और एम्ब्रियो बनने के बाद में सेम बाइपोटेंशियल गोनैड है, दैट मींस अभी भी इसी के पास दोनों पोटेंशी है। ये टेस्टिस में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये ओवरी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा बाइपोटेंशियल गोनैड, बताओ। अगर सेकंड क्रोमोसोम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिप्लॉयड अगर एक्स है, दैट मींस कि ये बाइपोटेंशियल गोनैड ओवरी फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत। लेकिन अगर सेकंड जो स्टेज है क्रोमोसोम की, या सेकंड जो जगह है क्रोमोसोम की, उस जगह पर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो ये गोनैड क्या फॉर्म करेगा, स्पर्म, सॉरी टेस्टिस। कभी कभी बहक जाता हूं मैं, है ना, आप भी बहकते होंगे, नहीं बहक जाता, ठीक है। तो अगर एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट क्रोमोसोम, अपन ऑटोसोम की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ऑटोसोम को साइड में रखो थोड़ी देर के लिए। जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम जो मेल से आया है वो वाई हुआ और दूसरा जो फीमेल से आया है वो एक्स हुआ, तो जब वो फ्यूज होंगे तो फ्यूज होकर जो वो सेल्स फॉर्मेशन करेंगे गोनैड की, वो आगे जाकर बाइपोटेंशियल गोनैड को टेस्टिस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर एक जो मेल है उससे भी एक्स आ रहा है और फीमेल से भी एक्स आ रहा है, दैट मींस कि ये बाइपोटेंशियल गोनैड जो स्पेसिफिक सेल्स थी आगे जाके गोनैड बनाने के लिए, वो कन्वर्ट हो जाएंगी ओवरी के अंदर। समझ नहीं बात। मतलब एक सेकंड
सेक्स क्रोमोसोम बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है किसके अंदर, बाइपोटेंशियल गोनैड बनाने के अंदर। बाइपोटेंशियल गोनैड को डिफरेंशिएट करके टेस्टिस और ओवरी के अंदर डिफरेंशिएट करने में बहुत हेल्प करता है कौन, सेकंड क्रोमोसोम। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस बोर्ड के थ्रू हम क्या समझ सकते हैं, देखो सबसे पहली बात, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स डिपेंडेंट है किस पर, बाइपोटेंशियल गोनैड के ऊपर। इसका मतलब कि अगर बाइपोटेंशियल गोनैड कहेगा कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कन्वर्ट हो जाओ किसमें, एग के अंदर, तो वो एग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर बाइपोटेंशियल गोनैड सिग्नल देगा प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स को कि तुम्हें स्पर्म में कन्वर्ट होना है, तो वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बट फॉर अ चेंज बाइपोटेंशियल गोनैड खुद किस पे डिपेंड है, खुद वो सेकंड क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि फ्यूजन से मिले हैं, जो कि रैंडमली मिले हैं। ओके, एक स्पर्म दौड़ता हुआ आया, उस स्पर्म के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम था और एक एग था जिसके अंदर भी एक्स क्रोमोसोम था, दोनों फ्यूज हुए, एक्स एक्स डिप्लॉइड सेल बनी, कौन सी, एक्स एक्स वाली। दैट मींस कि उस जाइगोट के अंदर या उस एम्ब्रियो के अंदर जो बाइपोटेंशियल गोनैड होगा, वो बाइपोटेंशियल गोनैड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ओवरी के अंदर। और अगर बाइपोटेंशियल गोनैड ओवरी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस कि यहां जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स है उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब उन्हें एग बनाना है, क्योंकि ओवरी के अंदर एग्स पाए जाते हैं, स्पर्म नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो भैया, अब हम आते हैं फाइनली स्टेप के ऊपर कि आखिर कैसे गैमेटोजेनेसिस की स्टेप चलती है। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, और गैमेट्स पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया कि भैया स्पर्म कैसे बनता है, कैसे डिसाइड करेंगे प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स की मुझे स्पर्म बनना है या मुझे एग बनना है, बाइपोटेंशियल गोनैड क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। कि आखिर हो कैसे रहा है ये सब कुछ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस कंप्लीट कैसे हो रही है, मैं बताता हूं ना कैसे हो रही है। चलो, तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, ये चल क्यों नहीं रहा यार मार्कर, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो सेल्स आगे जाकर क्या बनाने के लिए डिसाइडेड है, जर्म सेल्स या फिर गैमेट्स। चलो गैमेट्स ही बोलते हैं, आपको नए नए टर्म क्यों देने, आगे जाकर क्या बनाने के लिए स्पेसिफाइड है, गैमेट्स। कोई दिक्कत, इन सेल्स को क्या कहा गया था, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स या फिर प्रिकर्सर सेल्स। अब ये जो प्रिकर्सर सेल्स हैं, ये प्रिकर्सर सेल्स फॉर अ चेंज कभी भी ऑलरेडी गोनैड्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। दैट मींस कि जो बाइपोटेंशियल गोनैड की हमने बात की है, उस बाइपोटेंशियल गोनैड के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। माना कि ये रहा एक वॉर्म, उसके अंदर ये रहा एम्ब्रियो, अगर हम बात करें फॉर अ रफ डायग्राम, और ये जो एम्ब्रियो है उसके अंदर माना यहां एक बाइपोटेंशियल गोनैड प्रेजेंट है, ये रहा बाइपोटेंशियल गोनैड, बाइपोटेंशियल गोनैड सेल्स। तो और प्रिकर्सर सेल्स कहां दिख रही है, जो कि स्पर्म या फिर एग में कन्वर्ट होगी यहां। दैट मींस कि ये जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वो बाइपोटेंशियल गोनैड के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, वो एम्ब्रियो से दूर असाइड होती है, दूर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहां से अब ये सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हुए, क्योंकि भैया इनको सिग्नल मिलेगा किसके थ्रू, बाइपोटेंशियल गोनैड के थ्रू, और बाइपोटेंशियल गोनैड के थ्रू अगर सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब कि इन्हें पहुंचना पड़ेगा कहां, बाइपोटेंशियल गोनैड के अंदर, तभी जाकर तो बाइपोटेंशियल गोनैड इनको सिग्नल दे पाएगा कि इनको क्या बनना है, एग बनना है या फिर स्पर्म बनना है ना। तो इनको मूव करना पड़ेगा। अब देखो भैया, अकेली ये मूव नहीं हो सकती, क्यों, न्यूट्रिशन चाहिए भैया, बार बार ऐसे प्रोटीन चाहिए जो कि इस डिवीजन भी करवा सके,
है ना, इनकी मोर्टेलिटी को समझना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये सेल्स मूव करने के लिए इनके चारों तरफ एक और स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है, और ये सेल्स इनकी मूवमेंट एंड मोर्टेलिटी के लिए, या मॉर्टेलिटी के लिए, स्पेलिंग समझ लेना यार, मॉर्टेलिटी के लिए जिम्मेदार होती है। इन सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन एक्सप्रेस होता है जिसको कहा जाता है स्टेम सेल फैक्टर। ये जो स्टेम सेल फैक्टर नाम का प्रोटीन है या जो फैक्टर है, ये स्टेम सेल फैक्टर रिलीज करती है कौन? ये स्टेम सेल फैक्टर रिलीजिंग सेल्स। और ये सेल्स जो स्टेम सेल फैक्टर रिलीज करती है, वही स्टेम सेल फैक्टर इन पर्टिकुलर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन के साथ साथ में कुछ ऐसे प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो डिवीजन में हेल्प करते हैं, ओके, इनकी मोर्टेलिटी को बढ़ा देते हैं, दैट मींस कि इनकी जीवन क्षमता को बढ़ा देते हैं, ओके, मोर्टेलिटी या इमोर्टेलिटी जो भी कह लो, जीवन क्षमता बढ़ा देते हैं। और दूसरा, ये जो सेल्स है वो इन सेल को इजीली मूव करने के लिए एनहेंस कर देती है, ठीक है। अब हर एक सेल के चारों तरफ यही स्टेम सेल रिलीजिंग फैक्टर सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, स्टेम सेल सीक्रेटिंग फैक्टर सेल्स, ओके, जो ऐसी सेल जो कि स्टेम सेल फैक्टर को सीक्रेट करती है। अब देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि हर एक सेल के चारों तरफ इन स्पेसिफिक सेल्स में एक स्पेसिफिक टाइप का एरिया बना लिया हो, जोनर बना लिया हो, ओके। अब नॉर्मल इकोलॉजी की टर्म के अंदर जब एक स्पेसिफिक जोनर की बात की जाती है जो कि उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए कंफर्ट जोन होता है, तो उसे नीश बोला जाता है, सुना नाम। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन अ नीश ऑफ स्टेम सेल सीक्रेटिंग स्टेम सेल फैक्टर सीक्रेटिंग सेल्स। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे भी। तो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जो इनको मूवमेंट और उनकी मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है। कोई दिक्कत? अब क्या हो रहा है, ये सेल्स मूव करते करते यहां आ गई, ओके, एंटर भी कर गई, ये रहा, और एंटर करने के बाद में ये रहा बाइपोटेंशियल गोनैड। अब ये जो स्पेसिफिक सेल थी वो पहुंच चुकी है बाइपोटेंशियल गोनैड के अंदर। अब ये जो बाइपोटेंशियल गोनैड है, ये बाइपोटेंशियल गोनैड क्या करता है? बाइपोटेंशियल गोनैड सिग्नल देगा इन स्पेसिफिक प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स को टू फॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैमेट, आइदर इट्स स्पर्म और एग, है ना। अब क्योंकि ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स अभी डिप्लॉयड स्टेज के अंदर हैं, तो इनके अंदर माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा, 1 मियोसिस 2 भी होगा, दैट मींस कि अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होने के बाद में जब गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स केवल हाफ रह जाएंगे, दैट मींस कि जब सिंगल कॉपी क्रोमोसोम रह जाएगा, तब एक स्पेसिफिक सेल जो होगी वो गैमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कौन करवा के जाएगा? ये करवा के जाएगा हमारा बाइपोटेंशियल गोनैड। कोई दिक्कत? बना दो। हो गया? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या समझते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं कि कैसे एक बाइपोटेंशियल गोनैड डिफरेंशिएट करता है एक स्पेसिफिक प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स को एक स्पेसिफिक टाइप का गैमेट बनाने के लिए, दैट इज आइदर ओवरी और टेस्टिस, सॉरी, हाँ नहीं, एग और स्पर्म, क्योंकि स्पर्म सेल्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। ओवरी और टेस्टिस तो वो खुद कन्वर्ट होगा बाइपोटेंशियल गोनैड, ठीक है। अब देखो, तो
तो मैंने कहा था आपको कि एक स्पेसिफिक टाइप की प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स के पास खुद के पास कभी भी ये तकनीक नहीं होती है कि वो खुद से डिसीजन ले सके, वो डिपेंड करती है बाइपोटेंशियल गोनैड के ऊपर। और बाइपोटेंशियल गोनैड जो होता है वो बाइपोटेंशियल गोनैड डिफरेंशिएशन करता है किसके अंदर, बताओ, डिफरेंशिएशन करता है किसके अंदर, कि फीमेल्स के अंदर। दैट मीन्स कि जो जाइगोट है हमारा, उस जाइगोट के अंदर, उस फीमेल के अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे कन्वर्ट होंगी, या फिर एग के अंदर कन्वर्ट होंगी, और मेल के अंदर सेल्स की क्या स्थिति होगी, डिफरेंशिएशन करता है। सबसे पहला डिफरेंशिएशन जो ये करता है वो है टाइमिंग ऑफ मियोसिस। टाइमिंग ऑफ मियोसिस दैट मीन्स कि अर्धसूत्रीय विभाजन की टाइमिंग। अगर हम एक फीमेल की बात करें, दैट मीन्स कि एक फीमेल है जिसमें मेल और जो स्पर्म और एग मिले हैं उन दोनों के अंदर XX क्रोमोसोम थे, और एक फीमेल के अंदर दैट मीन्स कि जो माँ है उसके वॉम्ब के अंदर एक जाइगोट बना हुआ है। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में है, जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर एक फीमेल वाले जीन्स हैं, दैट मीन्स कि XX जीन है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब वो जो फीमेल है उस फीमेल के अंदर जो जर्म सेल्स हैं, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, वो पहुंच चुकी है कहां पर, वो पहुंच चुकी है बाइपोटेंशियल गोनैड के अंदर। अब बाइपोटेंशियल गोनैड फीमेल्स के अंदर मियोसिस स्टार्ट कर देता है एट एम्ब्रियो लेवल। दैट मीन्स कि फीमेल जब एम्ब्रियो वाली कंडीशन में होती है उसी ही टाइम पर उनके अंदर जो गैमेटोजेनेसिस है या जो मियोसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। बट मेल्स के अंदर टाइमिंग ऑफ मियोसिस होती है एट प्यूबर्टी। दैट मीन्स कि जब तक मेल्स प्यूबर्टी में ना पहुंच जाए तब तक इनके अंदर क्या नहीं होता, तब तक इनके अंदर मियोसिस स्टार्ट नहीं होता। दैट मीन्स कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं होती है। कब तक? जब तक ये प्यूबर्टी तक ना पहुंचे। पहला क्वेश्चन ऐसा थोड़ा कि मैं तुम्हें बता दिया कि ऐसे से होता है तो ऐसे से होगा। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों होता है। तेरे जाने के बाद सॉरी बैठ गया था ना। तो ऐसा क्यों होता है कि फीमेल्स के अंदर, जो फीमेल है उनके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है कहां पर, एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर, बट मेल्स के अंदर जो मियोसिस स्टार्ट होता है वो प्यूबर्टी के अंदर होता है। ऐसा क्यों होता है बताओ, बोलो। अच्छा मैं बताता हूं, रुको। फीमेल्स जो है, फीमेल्स के पास में दोनों XX क्रोमोसोम होते हैं, और दोनों XX क्रोमोसोम्स के साथ में एक स्पेसिफिक टाइप का पाथवे या प्रोटीन होते हैं या फिर फैक्टर्स होते हैं, रेटिनोइक एसिड एंड WNT4। ये दो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि केवल और केवल फीमेल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल के अंदर एक सेकेंड क्रोमोसोम होता है Y, और इस Y क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक जीन होता है दैट इज सॉरी जीन। एंड सॉरी जीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करके स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स को बनाने का काम करता है। दैट मींस कि पहले ट्रांसक्रिप्शन कराएगा फिर ट्रांसलेशन करवाएगा। ओके, और ये सॉरी जीन एक स्पेसिफिक टाइप का फैक्टर बनाता है दैट इज FGF9। FGF9 एक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है जो कि बहुत सारे काम आता है किसके अंदर, जीन स्पेसिफिकेशन के अंदर। दैट मींस कि जीन स्पेसिफिकेशन में सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, कि एक स्पेसिफिक मेल का प्रारूप कैसे बनाना है, फीमेल का प्रारूप कैसे बनाना है। ओके, तो अगर सेकंड Y क्रोमोसोम में इसका मतलब मेल बनना चाहिए, तो मेल्स के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, दैट मींस की फॉर्मेशन ऑफ पेनिस, ओके, वल्फियन डक्ट का स्पेसिफाइड होना, मुलेरियन डक्ट को डिग्रेड करना, ये सारे के सारे काम सॉरी जीन्स की मदद से होते हैं। ये सॉरी जीन ही है जो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाएगा और खुद जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तरह काम करेगा। ओके, अब हम बैक टू द पॉइंट कि ऐसा क्यों होता है कि फीमेल्स के अंदर मियोसिस जो होगा वो एट टाइम ऑफ एम्ब्रियो लेवल पे हो जाएगा, और मेल के अंदर जो मियोसिस होगा वो प्यूबर्टी के टाइम पर होगा। ऐसा क्यों?
तो देखो, मियोसिस करवाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है, दैट इज स्ट्रा8। स्ट्रा8 स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि मियोसिस के लिए गेट कीपर की तरह काम करता है। इट वर्क्स एज गेट कीपर। इसका मतलब एक गेट है, उस गेट के ऊपर ये खड़ा है, इसके पास चाबी है। किसको? सेल को जाना है मियोसिस स्टेप के अंदर, लेकिन सेल मियोसिस स्टेप के अंदर तब तक नहीं जा पाएगी जब तक कि स्ट्रा8 उसे चाबी नहीं दे दे। That means STRA8 is a gatekeeper for happening of meiosis, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो STRA8 है, वो STRA8 एक मियोसिस के लिए गेटकीपर की तरह काम करता है। अब दूसरी बात, ये जो STRA8 है, ये STRA8 अप रेगुलेट होता है, दैट मीन्स कि इंड्यूस होता है, रेगुलेट या इंड्यूस होता है रेटिनोइक एसिड एंड विंट4 की प्रेजेंस में। दैट मीन्स कि जिन जिन सेल्स के पास में रेटिनोइक एसिड एंड विंट4 का एक्सप्रेशन होगा, उन सेल्स के अंदर STRA8 बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जिन भी सेल्स के पास में रेटिनोइक एसिड एंड विंट4 का कंसंट्रेशन या विंट4 का एक्सप्रेशन प्रेजेंट होगा, उनके अंदर STRA8 की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों प्रोटीन मिलकर STRA8 को अप रेगुलेट करते हैं। दैट मीन्स कि उसके ट्रांसक्रिप्शन और उसके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स कि अगर STRA8 कहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब रेटिनोइक एसिड और विंट4 वहां प्रेजेंट होंगे। और मैंने तुम्हें कहा था कि जब एक एम्ब्रियो लेवल पर फीमेल की बात की जाती है तो फीमेल सेल्स के अंदर रेटिनोइक एसिड और विंट4 का एक्सप्रेशन होता है शुरू से। ओके, तो अगर एक सेल के अंदर रेटिनोइक एसिड और विंट4 का एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली STRA8 जो होगा वहां पर प्रेजेंट होगा। और अगर STRA8 वहां प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि मियोसिस को स्टार्ट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मैं यहां बात करता हूं तो STRA8 की कमजोरी भी है। क्या कमजोरी है STRA8 की? STRA8 डाउन रेगुलेट होता है या डिग्रेड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ FGF9। ये FGF9 क्या करता है? STRA8 को डिग्रेड करवा देता है। कैसे? FGF9 जो होगा, वो FGF9 एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाता है या एंजाइम बनाता है जिसको बोलते हैं CYP26B1। नाम याद रखना, नाम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर प्रोटीन्स के नाम या फैक्टर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, सेक्शन सी में भी आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूं, एक मेल सेल है, दैट मींस कि पहला क्रोमोसोम X है, दूसरा Y है बाइपोटेंशियल गोनाड के अंदर, तो मैं क्या बोलता हूं, Y क्रोमोसोम के ऊपर सॉरी जीन प्रेजेंट होगा, ये सॉरी जीन ट्रांसफर करेगा FGF9 को, और FGF9 अल्टीमेटली CYP26B1, ओके, CYP26B1 नाम का एक प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन अल्टीमेटली डिग्रेड कर देता है किसको? रेटिनोइक एसिड को। यहां पर मैं ये वाला निशान लगाऊंगा। ओके, अगर एक CYP26B1 ने रेटिनोइक एसिड को डिग्रेड कर दिया किसके अंदर? एक मेल डिटर्मिनेशन सेल्स के अंदर, तो अब मैं क्या देखता हूं कि यहां पर STRA8 नहीं बन पाएगा। अगर STRA8 नहीं बनेगा, दैट मींस कि मियोसिस होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? मियोसिस नहीं होगा, नहीं होगा मियोसिस, ठीक है? अगर मैं STRA8 को रखता हूं तो मियोसिस होता है, STRA8 को नहीं रखता हूं तो मियोसिस नहीं होता है। समझ में बात? उतार लो, बना लो। हो गया? चलो आगे देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन यहां से ये आता है कि चलो मान लिया फीमेल्स के अंदर जो सॉरेजीन है वो प्रेजेंट नहीं है, विंट4 और रेटिनोइक एसिड प्रेजेंट है, तो फीमेल्स के अंदर तो मान लिया म्यूसिस हो रहा है, बट मेल्स के अंदर तो FGF9 रहेगा, और FGF9 जब रहेगा तो रेटिनोइक एसिड है नहीं, तो फिर वो प्यूबर्टी में कैसे म्यूसिस करवा पाया? प्यूबर्टी में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, अगर मैं प्यूबर्टी के टाइम की बात करता हूं तो प्यूबर्टी के टाइम पर सर्टोली सेल्स जो होती है, सर्टोली सेल्स हम पढ़ेंगे किसके अंदर, अभी इसके बाद का जो टॉपिक है किसके अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। तो जो सर्टोली सेल्स है किसके अंदर, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो सर्टोली सेल्स हैं वो सर्टोली सेल्स रेटिनोइक एसिड का सीक्रेशन वापस से स्टार्ट कर देती है, और अगर रेटिनोइक एसिड का सीक्रेशन वापस से स्टार्ट कर दिया किसने, सर्टोली सेल्स ने, तो क्या होगा, रेटिनोइक एसिड वापस से अप रेगुलेट कर देगा किसको, स्ट्राइड को, जो कि डाउन रेगुलेट या डिग्रेड कर दिया गया था किसके द्वारा, FGF9 के द्वारा। कब, शुरुआत में, एम्ब्रियो के टाइम पे। बट अब क्योंकि प्यूबर्टी आ गई है और प्यूबर्टी आने के बाद में सर्टोली सेल्स ने क्या बना दिया वापस से, रेटिनोइक एसिड, तो स्ट्राइट वापस हो गया, और अगर स्ट्राइट बन गया दैट मींस कि अब मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो समझ में आ गई बात। अब गैमेटोजेनेसिस यहां खत्म होता है। एक लास्ट छोटा सा चीज मैं तुम्हें बता दूं जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें याद रखने के लिए कि सर याद ही तो नहीं होता हमसे, हम कैसे याद करें, इतनी सारी चीजें करनी तो पड़ेगी यार, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं, याद करना पड़ेगा। चलो अब हम क्या देखते हैं लास्ट, अब हम देख रहे थे एक स्पेसिफिक पॉइंट, आज का नोट, आज का गोल्डन नोट। टॉपिक तो खत्म हो चुका है गैमेटोजेनेसिस, बट एक गोल्डन नोट है जो मैं तुम्हें बता देता हूं। क्या गोल्डन नोट है, क्या है नोट वो गोल्डन? ओवरी पाथवे, ओवरी पाथवे इज डिफॉल्ट पाथवे, डिफॉल्ट पाथवे। अरे ऐसे में समझना कि सर भूल गए थे, सर को बस ये वर्ड याद नहीं आ रहा डिफॉल्ट, इसीलिए, ठीक है। हाँ कहीं ये बोलो कि सर को भी याद नहीं, हमको कैसे याद होगा, सर को बस डिफॉल्ट का नाम याद नहीं आता। चलो ओवरी पाथवे इज अ डिफॉल्ट पाथवे, क्या कहने चाह रही है ये लाइन, बताओ, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कहना चाह रही है ये लाइन? ओवरी पाथवे इज अ डिफॉल्ट पाथवे। हाँ बुद्धू हो तुम तो, तुम्हें क्या ही दिमाग आएगा। चलो मैं बताता हूं, अगर एक स्पेसिफिक सेल के अंदर, ओके, मैं बाइपोटेंशियल गोनाड की सेल्स की बात कर रहा हूं, कि जब फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के अंदर एक स्पेसिफिक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि डिप्लॉयड है, कॉपी होगी, ओके, गैमेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, बाइपोटेंशियल गोनाड की बात कर रहा हूं, याद रखना। बाइपोटेंशियल गोनाड की सेल्स के अंदर अगर पहला क्रोमोसोम X है और दूसरा क्रोमोसोम Y है, तब तो क्या बन जाएगा, टेस्टिस, है ना। लेकिन अगर बाइपोटेंशियल गोनैड के अंदर दूसरा क्रोमोसोम X है तो क्या बन जाएगा, ओवरी। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन एक लूप होल है। क्या लूप होल है? अगर मैं यहां से ये जो Y क्रोमोसोम है, इस Y क्रोमोसोम को म्यूटेट कर दूं, दैट मीन्स कि इसके ऊपर प्रेजेंट जो सॉरी जीन है वो काम ना करे, तो अब क्या हो गया, अब मेरे पास केवल एक ही फंक्शनिंग क्रोमोसोम है, दैट इज X। तो ये अकेला X क्रोमोसोम भी डिफॉल्ट पाथवे में जाकर और क्या बना देगा, ओवरी। अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी क्रोमोसोम के अंदर X प्रेजेंट हो केवल एक क्रोमोसोम, तो भी क्या होगा, ओवरी ही बनेगी, मोनोसोमी हो जाए, ठीक है, या फिर नलिसोमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर एक सिंगल X क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ओवरी बनेगी। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर सेकंड Y क्रोमोसोम है
तब तो टेस्टिस बन जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चेंजेस हुए, दैट मीन्स कि अगर वाई क्रोमोसोम म्यूटेट हो गया तो भी ओवरी बनेगी। अगर वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, सेकंड क्रोमोसोम की जगह ही खाली है और पहला क्रोमोसोम एक्स है, तो भी ओवरी बनेगी। इसका मतलब ओवरी फॉर्मेशन इज अ डिफॉल्ट पाथवे, कि ओवरी तो बनना तय ही है। अब अगर तुम वाई क्रोमोसोम ले आते तो बात अलग है, बट अगर वाई क्रोमोसोम में कुछ भी दिक्कत हुई और वाई क्रोमोसोम काम का नहीं हुआ, या वाई क्रोमोसोम आया ही नहीं, या वाई क्रोमोसोम हल्का सा म्यूटेशन है, तो ओवरी ही बनेगा। देख रहे हो तुम, बचपन से ही फीमेल्स को कोटा दिया गया है, आने के बाद तो अलग चीजें हैं कि कुछ भी बनाओ, ओवरी बनना जरूरी है, ओवरी बनना परमानेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस का पहला, कि एक गैमेट कैसे स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हम पढ़ेंगे कि एक गैमेट कैसे ओवरी के अंदर कन्वर्ट होता है, सॉरी एग के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट मींस क्या पढ़ेंगे हम, oogenesis। कोई दिक्कत? फिर हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे कि हमारा एक तो बन चुका है क्या, एक तो हमारा स्पर्म बन चुका है, एक हमारा एग बन चुका है, उन दोनों फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे एक्सटर्नल इंटरनल, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ये देख लेंगे कि एक स्पेसिफिक सेल्स कैसे दूसरे सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, कैसे सेल स्पेसिफिकेशन होता है, कैसे सेल कमिटमेंट होती है, कैसे सेल का डिफरेंशिएशन होता है। ओके, कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड ईटीएम।